सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता केदी और कोकिला, इस कविता की सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित करेंगे और साथ ही इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। सबसे पहले हम कवि परिचय जानेंगे। केदी और कोकिला कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी और इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ, यानी 1889 में इनका जन्म हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप, जो कि पत्रिकाओं का नाम है, इनका भी इन्होंने संपादन कार्य किया और सन 1968 यानी 1968 में इनका देहांत हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, अर्थात उनमें स्वाधीनता की भावना देखी जाती है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार वह जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं, यानी वह कविता को अधिक सुंदर बनाने की बजाय उसके भाव को जो है अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। तो यह हुआ इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय से संबंधित परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, परंतु माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनके बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है, तो आप इसे याद रखें। अब हम एक बार कविता पढ़ेंगे और उसके बाद में जानेंगे कि इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमें क्या बताना चाहा है। केदी और कोकिला, एक बार हम कविता का स्वर वाचन करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू की चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोल रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। आगे हैं,
काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहा श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, 30 पर हैं गाली, ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे है गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो साथियों, इस प्रकार हमने एक बार कैदी और कोकिला जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है, इस कविता का सस्वर वाचन कर लिया है। अब हम जानेंगे कि इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमें क्या बताना चाहा है। कविता के बारे में, ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। साथियों, ब्रितानी उपनिवेशवाद यानी ब्रिटिश शासन ने जो उपनिवेशवाद बनाए रखे हुए थे, अनेक देशों को अपना उपनिवेश बनाए रखा था, वहां पर उनके द्वारा किए गए शोषण का जो है बारीकी से विश्लेषण यह कविता करती हैं कैदी और कोकिला, और यह बहुत लोकप्रिय भी जो है रही हैं। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। यानी इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम, जो कि भारत को आजाद करवाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था, उनमें भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जो जेल में दुर्व्यवहार किए गए और उन्हें जो यातनाएं दी गई, उनका मार्मिक साक्ष्य इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं, यानी अकेला हैं और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। यानी लेखक जो है जेल में बंद है क्योंकि उसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, और वहां पर एक कोकिल आ जाती हैं जो कि अपना मधुर संगीत सुनाती हैं। तो वहां पर वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना दुख प्रकट करने के लिए, अपना असंतोष प्रकट करने के लिए, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए उससे कहता है कि तुम मधुर गीत गाने की बजाय एक मुक्ति का गीत सुनाओ, ताकि लोगों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रति चेतना जाग सके और वह भारत को आजादी दिला सके। आगे कहा है कि कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी हैं, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी हैं। ठीक है साथियों, तो मुख्य रूप से इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ ब्रिटिश शासन द्वारा जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और उन्हें दी गई यातनाओं का मार्मिक चित्र जो है प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम सप्रसंग व्याख्या इस कविता की जानते हैं। सप्रसंग व्याख्या, कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ साथियों कोकिल अर्थात कोयल, रह रह जाना अर्थात बोलते बोलते रुक जाना। कवि जो हैं भारत का स्वाधीनता सेनानी है, उसे स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने जेल में बंद कर दिया है, और अब कवि जो हैं वह जेल में बंद कैदी रूप में कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो,
क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, और गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, क्या तुम अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए किसी का संदेशा लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो। अर्थात यहाँ कवि जो है सोचता है कि शायद कोयल जेल में बंद कैदियों के लिए देश के बारे में कुछ संदेशा देना चाहती हैं। आगे कवि कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। साथियों, आगे कवि कोयल को ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सेनानियों को जेल में दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। अर्थात ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी जो है डाकू चोरों तथा लुटेरों के साथ रहने को मजबूर किया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जेल में उन्हें जो है पेट भर कर खाना भी नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी जेल में जो है उन्हें पेट भर कर खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते हैं। ऐसे में जो है वह सारे तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि हमारे ऊपर जेल के कर्मचारी दिन रात कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय कहें। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आगे कवि कहता है कि चारों ओर इस अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला गया है। हिमकर का अर्थात होता है चंद्रमा, यानी इस अंधकार रूपी रात्रि में चंद्रमा भी जो है हमें निराश करके चला गया है और अब तो रात भी काली है। कहीं से कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आ रही है। इसमें हे सखी इस काले अंधेरे वातावरण में क्यों आली। आली का अर्थ होता है सखी, यानी हे सखी इस काले अंधेरे वातावरण में तुम क्यों हमें जगा रही हो, क्या तुम हमारे लिए संदेशा लाई हो। ठीक है साथियों, आगे हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। साथियों, कवि कहता है कि दिन के समय मधुर स्वर में कूकने वाली कोयल आधी रात में क्रंदन कर रही हैं, यानी वेदना स्वरूप जो है वह क्रंदन कर रही। हुक पड़ना अर्थात चीख पड़ना, और वेदना यानी पीड़ा स्वरूप वह क्रंदन कर रही हैं। और कोयल की पीड़ादायक आवाज सुनकर कवि पूछता है, हे कोयल तुम इस तरह क्यों चीखी, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है। कोयल बोलो तो। साथियों, यहाँ कवि ने कोयल की क्रंदन रूपी वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारत के मन में उपस्थित वेदना की ओर संकेत किया है। आगे कवि कहता है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल यानी होता है मधुर और वैभव यानी होता है धन दौलत। तो कवि आगे कहता है कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का भार सौंपा है। फिर कवि कहता है, क्या हुई बावली। बावली यानी होता है पागल, शब्द दे रखा है बावली यानी पागल। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी, क्या तुमने जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी। यानी अर्धरात्रि को क्यों चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल यानी आग की लपटें, और जो जंगल में
अपने आप जो आग लगती हैं और वो फैलती जाती हैं उसे दावानल कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम्हारे रात को चीखने का कारण क्या यह था कि तुमने जंगल में फैली आग देख ली हो और इसके कारण तुम चीखी हो। कोयल कुछ तो बताओ तो सही। अर्थात यहाँ जो है कवि कहता है कि कोयल आधी रात को कूक रही हैं जब सारा संसार जो है सोया है। ऐसे में उसकी कूक का किसी पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। वह पागल है, बावली है अर्थात पागल है। दावानल की ज्वालाएं दिखना अर्थात जो है अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण व्यवहार के कारण लोगों में फैले आक्रोश से है, जो दावानल की भांति उग्र रूप लेता जा रहा है। और वह जैसे दावानल आग जो है जंगल में फैलती रहती हैं, उसी प्रकार भारत में भारतीय स्वाधीनता सेनानियों का जो है आक्रोश ब्रिटिश शासन के खिलाफ लगातार फैलता जा रहा है। आगे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। साथियों, यहाँ कवि कोयल की असमय चीख सुनकर उससे पूछता है कि हम स्वाधीनता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तुम देख नहीं सकती हो क्या। देख ना सकती जंजीरों का गहना, जंजीरें अर्थात बेड़ियां जो कि जो जेल में कैदी होते हैं उन्हें पहनाई जाती हैं। तो यहाँ पर वही कवि कह रहा है कि हम स्वाधीनता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तुम देख नहीं सकती हो क्या। हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यह हथकड़ियां नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। यहाँ कवि कहता है कि उन्हें ये जो हथकड़ियां किसी गलत कार्य के आरोप में नहीं, बल्कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के बदले अंग्रेजी शासन द्वारा बंदी बनाए जाने का पुरस्कार है, जिसके कारण ही वह इन हथकड़ियों को गहनों की संज्ञा दे रहा है। आगे कवि कहता है, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कि हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर पानी खींचना पड़ता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी पेट पर जुआ रखकर पानी खींचना पड़ता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और इससे जो है हमें ऐसा लगता है जैसे हम अंग्रेजी सरकार की अकड़ को कम कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि स्वाधीनता सेनानियों का मनोबल तोड़ने के लिए जो है जेल के अंग्रेज अफसर उनसे बेलों की तरह कुएं से पानी खींचने जैसा कठोर काम करवाते थे, जिसे सेनानियों ने अंग्रेजों की अकड़ तोड़ने का काम समझकर किया था। ठीक है, देखो साथियों, यहाँ पर एक शब्द आया है मोट, जिसका अर्थ होता है एक चमड़े का बड़ा सा पात्र होता है, एक थैला होता है जिससे पानी से जो है कुएं से जो है पानी निकाला जाता है, उससे वह काम उनसे करवाया जाता था। लेखक कवि कहता है कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। आगे कवि कहता है कि अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वाधीनता सेनानियों पर दया नहीं करती हैं, इसीलिए तुम रात में अपना मधुर संगीत सुना रही हो। अर्थात दिन में जो है अंग्रेज अफसर स्वाधीनता सेनानियों को इकट्ठा नहीं होने देते थे, उनसे काम करवाते थे। इसके कारण रात में वे गुप्त रूप से योजनाएं बनाते थे। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोल रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यानी यह सब देखकर जो है कोकिल भी रात में ही कवि को संदेश दे रही हैं। फिर कवि कहता है कि हे कोकिल, रात के सन्नाटे में तुम अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही हो। कोयल बताओ तो कि इस तरह अपनी मधुर आवाज में देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। वेदना अर्थात चीरना, यानी अपनी रात में इस अपनी मधुर आवाज में देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। ठीक है साथियों, आगे हैं। आगे
कवि कहता है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहा श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। साथियों यहाँ पर जो है रजनी अर्थात रात, करनी अर्थात करतूत, लोह श्रृंखला जो है बीड़ियों को कहा गया है, हुंकृति यानी हुंकार जोर की आवाज, ब्याली यानी सांपिन और 30 पर अर्थात उस पर। कवि कोयल से कहता है कि कोयल तेरा रंग काला है, काली तू यानी तेरा रंग काला है, रजनी भी काली और रात भी काली है, शासन की करनी भी काली और अंग्रेजी शासन के कार्य भी अच्छे नहीं अर्थात काले हैं, काली लहर कल्पना काली और देश में अंग्रेजों के प्रति जो विरोध की लहर उठ रही है वह भी काली है अर्थात विनाशकारी है, मेरी काल कोठरी काली। कवि कहता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है, टोपी काली कमली काली, उसकी टोपी और कंबल भी काला है, मेरी लोह श्रृंखला काली, उसकी बीड़ियां भी काली हैं अर्थात जो उसे हथकड़ियां पहनाई गई हैं वह भी काली हैं। कवि कहता है रात में पहरेदारों की ऊंची आवाजें भी सांपिन के समान काली हैं अर्थात पहरे की हूँ कृति की ब्याली, ब्याली अर्थात जो है सांपिन यानी जो पहरेदार हैं और रात में जो ऊंची आवाजें करते हैं कि जागते रहो, तो जो भी वो आवाजें करते हैं वह सांपिन के समान जो है काली प्रतीत होती हैं। फिर कहता है कि 30 पर है गाली ये आली, 30 पर यानी उस पर भी यानी इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली ही देते हैं। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन में जो है सब कुछ काला है अर्थात अन्यायपूर्ण है। आगे कवि कहता है इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है कि हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर प्रसन्नता पूर्वक क्यों आई हो, मदमाती यानी प्रसन्न चित्त या प्रसन्नता पूर्वक तुम क्यों आई हो, अभी देश पर जो है काले जो है संकट के सागर यानी बादल छाए हुए हैं, उस पर तुम मरने की ठान कर क्यों आई हो। अर्थात जो है जेल के बाहर अंग्रेज जो है वो देशवासियों पर तरह तरह के अत्याचार तथा जेल में जो है स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को नाना प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं और इससे देश का वातावरण संकटमय बन गया है। आगे कवि कहता है कि अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। यानी कवि कहता है कि तुम आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को यानी अपने मधुर गीत से इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो, हे कोयल कुछ तो बताओ। यहाँ कोयल के गीतों को जो है चमकीले गीत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गीत एक और स्वाधीनता सेनानियों में उत्साह का संचार कर रहे हैं तो दूसरी ओर भारतीयों में देश प्रेम की भावना मजबूत कर रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। यहाँ पर साथियों नसीब यानी किस्मत, नभ यानी आकाश, कहावे वाह यानी प्रशंसित होते हैं यानी प्रशंसा होते हैं, गुनाह यानी अपराध, रणभेरी अर्थात युद्ध में बजाया जाने वाला एक बाजा। कवि अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि हे कोयल, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली, तुझे मिली हरियाली डाली यानी तुझे पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली रहने के लिए, मुझे नसीब कोठरी काली और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है, तुम मुझे आसमान में उड़ती फिरती हो। यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, यानी तुम खुले आसमान में उड़ती फिरती हो
और मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीस पर रणभेरी। हे कोयल, तुम मेरे और अपने बीच के अंतर को देखो। इसके बाद भी तुम रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो। आगे कवि कहता है, इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। फिर कवि कहता है कि कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के वृत्त पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। आसव अर्थात होता है रस भरना। कहते हैं कि बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं, कोयल कुछ तो बताओ। यहाँ जो है कवि स्वाधीनता सेनानी हैं और इसके अलावा वह अपनी कृतियों से मोहनदास करमचंद गांधी जी के आज़ादी के सपने की जो लौ है वह देशवासियों में जला रहा है, इसीलिए उसे जेल में बंद कर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो यह हुई कैदी और कोकिला कविता की सप्रसंग व्याख्या। इसमें अभी आपने मुख्य रूप से जाना कि किस प्रकार कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता के माध्यम से लोगों को, स्वाधीनता सेनानियों को जेल में दी जाने वाली यातनाओं और पीड़ाओं का मार्मिक जो है वर्णन किया है। अब हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कविता का संदेश। कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने तत्कालीन पराधीन भारत में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है, जो कि अभी हमने कविता में पढ़ लिया था। कवि कोयल के माध्यम से जनता को यह संदेश देना चाहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के गीत गाने का है, यानी आज़ादी के लिए सभी को तत्पर होना चाहिए जब हमारा देश जो है बंधन में था। ठीक है साथियों, अब हम इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उनमें जो पहला प्रश्न है, कवि को कोयल की कूक कैसी प्रतीत होती हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों की गई है। तीसरा प्रश्न, ब्रिटिश शासन द्वारा जेलों में स्वाधीनता सेनानियों को कौन कौन सी यातनाएं दी जाती हैं, यह भी हमने कविता में पढ़ा है। चौथा प्रश्न, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है, उसके बारे में भी हमने अभी जाना है। और पांचवा प्रश्न, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ईर्ष्या के लिए भी अभी हमने जाना था कि किस प्रकार वह अपनी और कोयल की तुलना कर रहा है। तो इन पांचों प्रश्नों का जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस प्रकार आज का यह जो कविता है कैदी और कोकिला पूरी होती हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए NCERT की पुस्तकों का सहारा लिया गया है और इंटरनेट से भी सामग्री जुटाई गई हैं, तो उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आप सभी को भी धन्यवाद जिन्होंने मनोयोग से इस वीडियो को सुना। धन्यवाद।